हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। अगर आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में लेकर आए हैं। पहला चैप्टर है प्यारे बच्चे आपका इतिहास में पढ़ने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वीडियो पर या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी 2026 में जो परीक्षा देना है उसमें सहायता हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है इसमें प्यारे बच्चे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो बता दें आप लोगों को कि इटली और जो जर्मनी है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। महादेशों की कुल संख्या आपका 7 है। महादेशों की कुल संख्या कितना है प्यारे बच्चे? 7। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी आप लोग बताइएगा आपका किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक पर, उस पर वीडियो आपका बनकर मिल जाएगा। अब निरंतर वीडियो प्यारे बच्चे आपका मिलता रहेगा। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पहले मिलेगा, इसके बाद सब्जेक्टिव मिलेगा, क्योंकि आपका समझ जाइए 65% जो समय है वो समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो इसमें बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना हुआ था, है ना। बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था। लुई 16वां एक शासक है जो बुर्बो वंश का शासक था, और इन्हीं के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, और 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के बाद पुनः फ्रांस में पुनर्स्थापना हुआ बुर्बो वंश का। वियना सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है डियर स्टूडेंट इसमें कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो बता दें कि मेजनी का संबंध जो है वह है आपका कार्बोनरी संगठन से था। किससे? कार्बोनरी संगठन से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया, और कार्बोनरी संगठन से मेजनी जो है वो 1830 ईस्वी में जुड़ा था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एकदम जवाब आंख मूंद के दे सकते हैं। फिर से बताते हैं, कार्बोनरी संगठन की स्थापना जो है 1810 ईस्वी में किया गया। कार्बोनरी संगठन से मेजनी 1830 ईस्वी में जुड़ा था। इसका राइट आंसर कार्बोनरी संगठन हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका इसमें, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। देखिए इटली कई छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था, जर्मनी 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था। इन दोनों को एक करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े नेताओं और राष्ट्रवादी नेताओं ने अपना अहम भूमिका निभाया, लेकिन उसी यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी कभी एक होवे। अभी वर्तमान समय के उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से कि भारत को कभी नहीं चाइना चाहता है कि भारत आगे बढ़े, इसलिए वो हमेशा पाकिस्तान को आगे लाकर हमेशा इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से आज से 150 साल पहले की कहानी ऐसा ही था। इसका राइट आंसर हो गया ऑस्ट्रिया। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। बहुत VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। काउंट काबूर जो है यह एक प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर एमेनुअल इसे नियुक्त किया था। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया? विक्टर एमेनुअल के द्वारा किया गया। विक्टर एमेनुअल जो था वो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसे दक्षिणी इटली को एकीकरण करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया, और गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक युवाओं का संगठन बनाया, जिसके बदौलत सिसिली और नेपल्स 2 शहर थे। एक था आपका सिसिली और एक था आपका नेपल्स। ये दोनों शहरों को एक कर दिया था आपका दक्षिणी इटली में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे 7 नंबर। कहता है इसमें 7 नंबर प्रश्न में कि
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख कर। ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और एक था आपका नेपोलियन संहिता जो 1804 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। और लेकिन जर्मन राइन राज्य का स्थापना कब किया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें 8 नंबर प्रश्न कहता है कि जॉल्वे राइन एक संस्था थी। तो जॉल्वे राइन क्या था? तो प्रसा की ओर से 1834 ईस्वी में, प्रसा की ओर से 1834 ईस्वी में जॉल्वे राइन एक बनाया गया था जो व्यापारियों की एक संघ थी। ऑप्शन बी यानी ख इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉल्वे राइन की स्थापना प्रसा के द्वारा 1834 ईस्वी में बनाया गया जो व्यापारियों का एक संघ था। 9 नंबर प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जो था यह जर्मनी यानी प्रसा का बिस्मार्क था जो प्रसा का चांसलर था। विलियम प्रथा ने इसे शासक बनाया था। ये चांसलर बनने से पहले ये प्रसा की ओर से जर्मन डायट का प्रतिनिधित्व करता था। ये कौन? तो बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ। और फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, पूछता है बोर्ड में कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। इटली का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? कहने का मतलब है जो यूरोप वासी है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, वो यूरोप वासी जो है वो किस देश को अपना साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत मानते हैं? यानी ज्ञान और विज्ञान का उदय किस देश से हुआ? तो यूनान से हुआ था। यूनान से, है ना? यूनान। यूनान आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन देख सकते हैं टिक आउट किया गया यहाँ पे ग्रीन कलर से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है आपका, इसमें कहता है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ था? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? तुर्की। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन का यानी ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका जो बुक में दिया गया है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका एनालिसिस कर दिए हमने। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के लाए हैं जो आपका 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अलग से होगा। ये आपका किताब वाला हो गया 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आप लोग मिला लीजिएगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं प्यारे बच्चे जिसकी संख्या टोटल 35 होगा। तो चलिए वो कौन कौन सा प्रश्न है आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपका नंबर ज़्यादातर आएगा प्यारे बच्चे, लगातार वीडियो आएगा आपका। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर अपने दोस्त को भी मोटिवेट करिए, चैनल पर जुड़ने के लिए बोलिए। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी संगठन से बता दिए। जॉल्वे राइन एक संस्था थी किसकी? तो जॉल्वे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की के साथ हुआ। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 1806 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1806 ईस्वी में किया था। इसके बाद है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब मिली? तो इसका स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है लोगों को, वो स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में मिला था जो फ्रांसीसी क्रांति का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं?
तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और एशिया का मरीज कहेगा तो चाइना को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो चीन के कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 9 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिक का पतन जो है वह मई 1848 ईस्वी को हुआ था। मई 1848 ईस्वी को मेटरनिक के द्वारा शुरू किया गया युग जो था वह मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। यानी मेटरनिक का पतन कहे या मेटरनिक युग कहे, एक ही बात है। वियना सम्मेलन के बाद मेटरनिक युग का शुरू होता है जो 1848 ईस्वी तक चलता है। कहाँ तक? 1848 ईस्वी तक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो बोर्बो वंश का हुआ था पुनर्स्थापना। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसमें 4 देश भाग लिए थे वियना सम्मेलन में। कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना, ये हो गया। 11 नंबर प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया जो था वह विरोध में था इटली और जर्मनी के एकीकरण में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में आता है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान प्रेरणा स्रोत माना जाता है? तो यूनान को माना जाता है। किसको? यूनान को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध, नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडॉन के युद्ध के बाद हुआ था। कौन सा युद्ध? सेडॉन का युद्ध। सेडॉन का युद्ध कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। कब? 1870 ईस्वी में हुआ था सेडॉन का युद्ध। ये सेडॉन का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था। यंग यूरोप और यंग इटली 2 संगठन था, उसकी स्थापना जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया। यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। यंग यूरोप की स्थापना कब किया गया? 1834 ईस्वी में। जबकि यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया गया था जोसेफ मेजनी के द्वारा। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको कॉपी में। अगला प्रश्न है यंग इटली, ये भी बात हो गई आपका। सेडॉन का युद्ध कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका इसमें, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था, जिसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन किया था? यानी वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन किया था? तो मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसी ने किया था। याद रखिएगा वियना सम्मेलन में कुल 4 देशों ने भाग लिया। इसका एक ट्रिक है प्यारे बच्चे, पराब। क्या है? पराब। याद रखिएगा आप लोग, ये पराब जो है ये पूरी तरह से भाग लिया था वियना सम्मेलन में। पी से प्रसा, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। फिर से सुन लीजिए, पी से प्रसा, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। ये 4 देश था जो वियना सम्मेलन में भाग लिया था, और फ्रांस जो अकेला था एक तरफ से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य एक ही बात था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था और पुनर्जागरण में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। एक है आपका पुरातन व्यवस्था, यानी पुरातन व्यवस्था और पुनर्जागरण, जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। एक होता है रूढ़िवादी और एक होता है पूर्ण जागरण। क्या होता है? पूर्ण जागरण होता है ना, पूर्ण जागरण का मतलब होता है वैसा व्यवस्था जिसमें पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था को लाया जाए, उसे पूर्ण जागरण कहते हैं। और रूढ़िवादी में होता है वैसा व्यवस्था जो पुरातन व्यवस्था को लाया जाए, नया व्यवस्था को खत्म किया जाए। यह इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और
प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था, 1866 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चे? वियना है, याद रखिएगा आप लोग, जहाँ का चांसलर मेटरनिक था। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1854 ईस्वी आपका देता है, लेकिन देखिए इसमें 54 दिया गया है, तो 54 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रीमिया का युद्ध। 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ सबसे पहली बार वो फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, यूरोप में हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस था, वहाँ फ्रांस में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन गैरीवाल्डी ने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब कि भारत में लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया। 29 नंबर प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूनान को कहते हैं यूरोपीय सभ्यता का पालना। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुआ था। वर्साई की संधि कब हुआ? 1919 ईस्वी में। मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक कट्टर प्रतिक्रियावादी एक शासक था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न हो गया। 32 नंबर प्रश्न, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 1900 लिखा गया प्यारे बच्चे, ये गलत दिया गया, यहाँ पे 1848 ईस्वी में हुआ। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, लेकिन ये प्रसा के चांसलर बने से पहले प्रसा की ओर से जर्मन डायट का प्रतिनिधित्व करता था ये बिस्मार्क। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं? इटली का तलवार किसे कहते हैं? तो गैरीवाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए हो गया, ये 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था प्यारे बच्चे, टोटल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था आपका किताब वाला छोड़ के। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।